बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे काजी फैज़ ईसा साहब केस के हवाले से। एक नई डेवलपमेंट सामने आई है और कल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक रिव्यू पिटीशन फ़ाइल की है। ये वो रिव्यू पिटीशन है जिसके ऊपर वकला तंजीमों ने उसी दिन कह दिया था। पहले दिन तो इन्होंने यौम तशक्कुर मनाया था और उससे अगले दिन इन्होंने ये कहा था जब वो पैराजात पढ़े थे कि हम इसके ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं और हम इन मैटर्स को चैलेंज करेंगे और हम इन चीज़ों को देखेंगे और ये सारे की सारी चीज़ें देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या रिव्यू पिटीशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन कल हामिद ख़ान साहब की तरफ से एक रिव्यू पिटीशन फ़ाइल की गई है। ये जो सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो इसके अंदर पिटिशनर हैं क्योंकि उन्होंने पहले भी पिटीशन फ़ाइल की हुई थी जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का मामला सुप्रीम कोर्ट में था और तब भी हामिद ख़ान रिप्रेजेंट कर रहा था। और अब भी कल्ब अब्बास की तरफ से ये दरख्वास्त फ़ाइल की गई है। कल्ब अब्बास साहब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं। उनकी तरफ से जो दरख्वास्त फ़ाइल हुई है इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और फिर एक बयान हल्फी कल जमा करवाया गया है सरीना ईसा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आगा इफ्तिखारुद्दीन सो मोटो केस में। वो ऐसा बयान हल्फी है और जिस तरीके से उसके अंदर डायरेक्टली इदारों के ऊपर हमला किया गया, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ख़तरनाक चाल है जो काजी फ़ाइज़ ईसा ने चल दी है। और वो अगर ये समझते हैं कि इस तरीके की चालें चलने से शायद उनका कोई फ्यूचर बच जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो मामलात को मज़ीद ख़राब करते जा रहे हैं, मामलात को वो सुधारना नहीं चाहते। कल्ब अब्बास साहब की तरफ से जो दरख्वास्त फ़ाइल हुई है इसके अंदर ये कहा गया है कि पैराग्राफ जो इस ऑर्डर के जो 19 जून का फ़ैसला है, पहले तो ये इस इंतज़ार में थे कि तफसीली फ़ैसला आएगा, तफसीली फ़ैसले में हुकूमत के ख़िलाफ़ धज्जियाँ उड़ा दी जाएंगी, हुकूमत के ख़िलाफ़ इतना ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगी, हुकूमत के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा, हुकूमत घर चली जाएगी, इमरान खान की बदनीयती के ऊपर वर्डिक्ट आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का। जब ऐसा कुछ ना हुआ और उनको वहाँ से और कुछ ना मिला तो जो अपने ख़िलाफ़ था उसको सीधा करवाने के लिए इन्होंने एक रिव्यू पिटीशन फ़ाइल कर दी अंडर आर्टिकल 188 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक अपीलेट जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसला हम कहते हैं कि वो फ़ाइनल है और उसके ख़िलाफ़ ना कोई अपील है ना कोई रिवीजन है। सिर्फ़ एक रेमेडी है और वो रिव्यू की है कि आप नज़रसानी की दरख्वास्त दे सकते हैं। रिव्यू में नो डाउट के बड़ा नैरो स्कोप होता है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट की जो अथॉरिटी है या सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं वो मामलात को देख सकते हैं। अब क्या ये जो मामला है, जो सवालात इसके अंदर उठाए गए हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट उनको इंटरटेन करती है तो फिर मामला बिगड़ सकता है और ये जो रेफरेंस खारिज हुआ है काजी फ़ाइज़ ईसा का, वो रेफरेंस दोबारा से बहाल हो सकता है और इनके साथ वही हाल होने वाला है जो मरियम नवाज़ के साथ जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल में हुआ है। इस दरख्वास्त के अंदर ये कहा गया है कि जो पैरा नंबर 3 से पैरा नंबर 11 है, ये जो पैरा जात हैं 7-8 पैरे, इनके अंदर जो ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं और वो सारी ऑब्जर्वेशंस हैं एफबीआर के हवाले से, तो वो इरेलीवेंट हैं और उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी और वो जो इस पैरे में शामिल की गई हैं वो गैर कानूनी हैं और वो गैर आइनी हैं और उनको खारिज किया जाए। और साथ ये कहा गया है कि जो पैरा नंबर 12 से पैरा नंबर 14 तक वो जो 3 जजेस की फाइंडिंग्स है, जिसमें 3 जजेस ने ये कहा है कि जो ये मैटर है ये एफबीआर को नहीं भेजना चाहिए, तो उन जजेस तीनों का जो वर्डिक्ट है या उनकी जो फाइंडिंग्स हैं उनकी बुनियाद पर फैसला होना चाहिए। अब मैं एक आपको क्लियर करता जाऊं कि उन 3 जजों में से एक जज का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ये रिट मेंटेनेबल नहीं है। क्योंकि ये रिट मेंटेनेबल नहीं है काजी फ़ाइज़ ईसा की, इसलिए ये मामला एफबीआर को जाना ही नहीं चाहिए, ये रिट खारिज हो और इसका फ़ैसला जुडिशल जो है अपना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो करेगा। बाकी 2 जजेस थे जिन्होंने खुलकर ये कहा था कि ये पिटीशन मंजूर करनी चाहिए, रेफरेंस खारिज करना चाहिए और एफबीआर को भी मामला नहीं भिजवाना चाहिए। तो ये कहा गया है कि जो 7 जजेस का फ़ैसला है या उनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो गैर ज़रूरी हैं, वो गैर कानूनी हैं, वो गैर आइनी हैं, उनको सेटिसाइड किया जाए। और ये इन्होंने पूरे वर्डिक्ट को चैलेंज नहीं किया, इन्होंने सिर्फ उसके अंदर अपनी चीदा जो इनको लगी कि इनके ख़िलाफ़ बातें वो इन्होंने चैलेंज कर दी, बाकी मामलात को इन्होंने चैलेंज नहीं किया। हालांकि बनता ये था
कि हुकूमत ने रेफरेंस फ़ाइल किया था, हुकूमत के पास सॉलिड प्रूफ थे, उन प्रूफ की बुनियाद पर रेफरेंस फ़ाइल होता है। रेफरेंस फ़ाइल होने के बाद शो काज जारी हो जाता है, शो काज का जवाब आ जाता है, उसके बाद एक पिटीशन फ़ाइल होती है जो कि मेंटेनेबल नहीं थी और मेंटेनेबिलिटी का सवाल दबा दिया जाता है। तो ये तो चाहिए था उस हुकूमत पाकिस्तान को कि वो रिव्यू पिटीशन फ़ाइल करते और वो ये कहते कि 5 जजेस का पैनल था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और वो सीनियर मोस्ट जजेस थे जिन्होंने शो काज भी जारी किया, जिन्होंने कोई चीज़ समझी थी तो शो काज जारी किया था और नोटिस जारी किए थे। नोटिस का जवाब और रिप्लाई रिटर्न आ गया था काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से। तो क्या उसके बाद ये हो सकता है जो ये कार्रवाई है या ये जो पिटीशन है क्या ये मेंटेनेबल है या नहीं है, इसके ऊपर रिव्यू पिटीशन हुकूमत का बनता था, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चली गई है और वो ये समझते हैं कि ये अदलिया की आज़ादी के ऊपर बहुत बड़ा कोई हमला हो गया है और अगर अदलिया की आज़ादी के ऊपर हमला इसी तरीके से रहा तो शायद अदलिया के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। अब इसमें बड़ी अहम बात है, वो ये है, इसमें जो अहम नुक्ता है जिसकी बुनियाद पर मैं आपको कह रहा हूँ कि ये हो सकता है कि ये मामला फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चला जाए और ये जो पिटीशन है ये दोबारा से इसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाए। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने वो 7 पैराजात निकलवाने के लिए या उसके अंदर जो FBR को डायरेक्शन दी गई हैं उनको ख़त्म करवाने के लिए इन्होंने ये कहा है कि जो अहलिया है काजी फ़ाइज़ ईसा की वो ना इस केस में पिटिशनर है ना उसके बच्चे पिटिशनर हैं, तो उनके हवाले से पिटीशन में किस तरीके से अदालत कोई ऑब्जर्वेशन दे सकती है या कोई ऑर्डर कर सकती है। ये वो बात है मेरे सुनने वाले नाजरीन उनको ये बात याद होगी कि जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक रिक्वेस्ट की थी कि मेरी बीवी की स्टेटमेंट ली जाए और उनकी बात सुनी जाए और अदालत ने उसके ऊपर फ़ैसला महफूज किया था कि हम कल इसके ऊपर फ़ैसला देंगे, उस शाम मैंने एक वीडियो की थी और मैंने आपको बताया था कि जब वो पिटिशनर नहीं हैं तो उनको ये राइट नहीं दिया जा सकता कि वो अदालत में अपनी को स्टेटमेंट दें, या तो वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बिहाफ पर देंगे और या काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उनके बिहाफ पर देंगे और या उनको कहा जाएगा कि आपका ये मामला नहीं है, अगर आपको कोई इशू है तो आप इसके अंदर एक एप्लीकेशन दें और आप पहले पार्टी ऐड हों, पार्टी ऐड होने के बाद आपके ख़िलाफ़ या आपकी कोई स्टेटमेंट ली जा सकती है। लेकिन भला सुप्रीम कोर्ट ने वो क्योंकि ऑनरेबल जस्टिस की वाइफ थी उनको मौका दे दिया गया और उनकी तकरीर सुनी गई। आज वही सवाल उठा दिया है हामिद ख़ान ने और इनका ये वो लोग हैं जो उस दिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के कंधे के साथ कंधा मिलाकर ये कह रहे थे कि उनका जो वीडियो लिंक के ज़रिए बयान है वो लिया जाए। जब आप उस दिन ये कह रहे थे कि उसका बयान लिया जाए तो जब उसका बयान ले लिया गया आपकी बात पर और आपकी रिक्वेस्ट पर अदालत ने उसको मौका दे दिया और उसने मौका देने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स भी एक लिफाफे में अदालत में जमा करवा दिए थे, तो फिर मामला तो आ गया और ये 184(3) का मामला है और इसमें जहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के पास उस पिटिशन से रिलेटेड पावर्स हैं वहीं पे 100 मोटो पावर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट किसी मामले को कहीं भी ले जा सकता है और ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि उस पैरे में जो उसकी वाइफ और उसके बच्चों का तस्करा है या FBR की तरफ उनका केस भिजवाना है वो गैर कानूनी है, तो फिर इसका मतलब हुआ कि जो उसकी स्टेटमेंट हुई है वो भी गैर कानूनी हुई है। और अगर उसकी स्टेटमेंट गैर कानूनी हुई है तो उस स्टेटमेंट की बुनियाद पर ये जो फ़ैसला आया है ये भी फिर गैर कानूनी होगा और जो इस फैसले की बुनियाद पर रेफरेंस खारिज हुआ है वो रेफरेंस दोबारा कहाँ खड़ा होगा, वो कहाँ स्टैंड कर रहा होगा, काजी फ़ाइज़ ईसा कहाँ स्टैंड कर रहे होंगे, ये वो सारे के सारे सवालात हैं जिसका जवाब शायद उनके पास ना हो और वो इन मामलात को देखे बग़ैर दोबारा जल्दबाजी में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ये मामलात ख़राब कर रहे हैं। बेसिकली काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ये सारी दरख्वास्तें दिलवा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, पाकिस्तान बार कौंसिल है। मैंने आपको बताया था हमारी जो बार कौंसिल्स हैं वहाँ पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है और उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जब मैं बात करता हूँ तो उसमें PTI तो अभी है ही नहीं हमारी बार एसोसिएशंस में, वहाँ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान बार के लेवल तक और फिर जो आपका नून लीग है। आप पाकिस्तान बार कौंसिल के जितने मेंबर्स हैं वाइस चेयरमैन से लेकर नीचे तक वो सारे के सारे मुख्तलिफ़ केसेस में नून लीग के जो वकील हैं मुख्तलिफ़ केसेस में, तो वो वकला का अगर कहते हैं कि ये वकला का नुमाइंदा इदारा है तो वकला पूरे पाकिस्तान में कहीं भी इस फैसले के ख़िलाफ़ खड़े नहीं हुए
किसी ने एहतजाज नहीं किया, किसी ने इसके ऊपर कोई बात नहीं की। हम सारा दिन हाई कोर्ट में होते हैं, हमारे ग्रुप्स हैं, हमने नहीं सुना कि किसी ने ये कहा कि ये फ़ैसला बिल्कुल गलत है और हम इसके ख़िलाफ़ आते हैं। ये चंद लोग हैं जो सारे के सारे मामलात को देख रहे हैं और ये काजी फ़ैज़ ईसा साहब को सपोर्ट पहुँचा रहे हैं और उसका मकसद इमरान खान, एंटी इमरान खान और एंटी इदारे, ये एक अप्रोच है और इस अप्रोच के लोग हैं। तो ये सारे के सारे मामलात इसके अंदर देखे गए हैं और साथ एक ग्राउंड ली गई है कि ये जो टैक्स आर्डीनेंस है, इनकम टैक्स आर्डीनेंस 2001, ये उसके ख़िलाफ़ वर्जी में ये आर्डर पास हुआ है और साथ कहा गया है कि जो बाकी कवानीन हैं और जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 116 है ये उसकी ख़िलाफ़ वर्जी है और ये जो FBI को मामलात रेफ़र किए गए हैं ये सारे के सारे गलत हैं। साथ अब इसमें यह कहा गया है, ये तो मामला है कि रिव्यू पिटीशन चली गई है, रिव्यू पिटीशन कब फिक्स होती है, उसके ऊपर अदालतें क्या कहती हैं, क्या उस बेंच के अलावा कौन कौन से जजेस बैठते हैं। अब वो 10 रुकनी बेंच है तो 10 रुकनी बेंच नया तो आ नहीं सकता सारे का सारा। अब ये होगा कि वो हालांकि जब नीचे हम रिव्यू को देखते हैं तो रिव्यू में तो वही बेंच होता है, वही जज होता है, वही हमेशा रिव्यू कर सकता है जिसने फ़ैसला दिया हो। अब सुप्रीम कोर्ट में ये ज़रूरी नहीं है और कोई और जजेस भी बैठ सकते हैं। ये सारे के सारे मामलात देखने के बाद फ़ैसला होगा कि आया ये रिव्यू पिटीशन काबिल एतराज़ है या इसको काबिल समात कहा जाएगा। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मैं दूसरी अहम बात इसमें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि एक बयान हल्फी जमा करवाया गया है काजी फ़ाइज़ ईसा की वाइफ की तरफ से कल 15 जुलाई को आगा इफ्तिखारुद्दीन मैटर में, और उसके अंदर ये कहा गया है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मेरे खावंद को जिस शख्स ने धमकियाँ दी हैं 6 दिन तक उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई, उसके घर की तलाशी नहीं ली गई, वो दहशतगर्द है, उसके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। और साथ ये कहा गया है कि ISI के चीफ़ को, जो कि DG ISI है, उसको क्यों नहीं बुलाया गया, उससे क्यों नहीं पूछ-गुछ की गई, क्यों नहीं मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोगों से पूछ-गुछ की गई। और काजी फ़ाइज़ ईसा की वाइफ ये चाहती हैं और अपने बयान हल्फी में वो ये कह रही हैं कि जो मेरी दरख्वास्त थी वो आगा इफ्तिखारुद्दीन के ख़िलाफ़ तो नहीं थी, मेरी दरख्वास्त तो ISI और फ़ौज के ख़िलाफ़ थी और उनको क्यों नहीं बुलाया गया। अब उनकी ख्वाहिश ये थी कि FIA जनरल कमर बाजवा को भी बुलाता, जनरल फैज़ को भी बुलाता, बाकी लोगों को भी बुलाता और उनसे बुलाकर सवालात करता कि भाई ये जो आगा इफ्तिखारुद्दीन है इसकी ये जो उसकी 618 वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, ये सारी ISI के हक़ में हैं, ये सारी इदारे लगवाते रहें, खुदा का खौफ करें। मैं समझता हूँ इतने हाइनियस जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं और वो बयान हल्फी अब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया गया है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश करूँगा कि जहाँ आगा इफ्तिखारुद्दीन के ख़िलाफ़ आपने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी है, नोटिस भेज दिए हैं, खुदा के लिए इस बयान हल्फी को देखें और अगर इसके इल्ज़ामात झूठे हैं तो सहीना ईसा को वो सज़ा दी जाए कि पूरी कौम कहे कि हाँ वो सुप्रीम कोर्ट के जज की बीवी थी लेकिन उसने झूठ बोला था, उसने इल्ज़ाम लगाया था, उसने मुल्की इदारों के ऊपर बात की थी। क्योंकि अगर एक सुप्रीम कोर्ट का जज एक मुल्की इदारे का जज है, अगर उसकी तौहीन हो सकती है तो जब किसी के ऊपर किसी को कत्ल करना तौहीन है तो किसी के ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम लगाना भी तौहीन है। तो वो अगर जनरल फैज़ की तौहीन की गई है, वो कमर बाजवा की तौहीन की गई है, वो इमरान खान की तौहीन की गई है, फिर उनसे भी सवाल होना चाहिए। और इस मामले को इस तरीके से आप आंखें बंद ना करें सिर्फ ये देख कर कि वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की वाइफ है। अब इस मामले को आप इंक्वायर करें और ये जो बयान हल्फी है ये बयान हल्फी आपने देख लिया है और ये बयान हल्फी पढ़ने वाला नहीं है। मैंने तो आपको उसका क्रक्स बता दिया है कि उसमें ये सवाल पूछा गया है कि FIA ने क्यों नहीं बुलाया ISI के चीफ़ को और MI के चीफ़ को। अब इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। तो अब ये सारे मामला क्योंकि इनको FBR से डर है और जिस दिन FBR में ये पेश होकर आई थी, स्टेटमेंट दे कर आई थी, उसी दिन इनके वकला का पैनल बैठा था काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के घर पर और उस दिन इन्होंने ये फ़ैसला कर दिया था कि रिव्यू पिटीशन दें। जो सवालात पूछे गए हैं उसका तो जवाब नहीं था, उनके डॉक्यूमेंट नहीं थे इनके पास। वही खौफ है, वही डर है और उसकी बुनियाद पर ये इस तरीके के इररेलेवेंट मैटर्स को देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट एक तो रिव्यू पिटीशन भी खारिज करेगी, FIA को FBR को काम से नहीं रोका जाएगा। FBR को जो हुक्म दिया गया है वो उसके मुताबिक अपने टाइम पीरियड के अंदर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी को अपनी रिपोर्ट पहुंचाएंगे। और जो दूसरा मामला है कि जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की वाइफ ने एलिगेशन लगाए हैं उसको ज़रूर इंक्वायर करें और उसने जो इल्ज़ाम लगाया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदा।